नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम डेली करंट अफेयर एनालिसिस में। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज की खास खबरें। इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले हम देखेंगे कल जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, दैट वाज अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, कल हमने इसको डिस्कस भी किया था और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत जो फ्रीडम्स दिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत, उसमें जो सी ऑप्शन है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है, ये उसके पास ये राइट है कि वो अपने मुताबिक इस्टेब्लिश कर सकता है इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड एजुकेशनल पर्पस। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है और ये गिवन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि कल जिन बच्चों ने कमेंट किया है, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि कल मैंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे जिसपे काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। सबसे पहले तो जानवी आपने बोला है ऑप्शन सी, देन प्रियंका ने बोला है ऑप्शन सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन्होंने भी ऑप्शन सी कहा है उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि आर्टिकल 19 के तहत हमें जो 6 फ्रीडम्स दिए जाते हैं वो कौन कौन से फ्रीडम्स हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट बहुत सारे बच्चों ने, जैसे कि सुनीता शर्मा ने, देन पूजा ने, शेख ने, विशाल ने, ठीक है, जानवी ने, आप सभी लोगों ने जितने अच्छे से 19 आर्टिकल के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं उसको बताया है। एब्सोल्युटली गुड, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस चीज को आपको जब आप आंसर राइटिंग करोगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिनमें कि आपको ये चीजें स्टेट करनी है, तो आपको ये वहां भी बताना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा और ऐसे ही आंसर करते रहिए। मैं गारंटी ले सकती हूं आपकी कि अगर आप इतने तत्परता से, इतने अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं तो आपका एग्जाम कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, बशर्ते उसके लिए यह है कि आपको प्रैक्टिस और रिवीजन हमारे साथ साथ डेली बेसिस पर करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आज की ज्यादातर खबरें जो हैं हमारी साइंस कंसेंट्रिक है और मैं आपको बता दूं कि जो ये न्यूज़ हैं, ठीक है, कुछ न्यूज़ जो है हमारी टीम न्यूज़पेपर से कलेक्ट करती है, लेकिन कुछ न्यूज़ हम आपके लिए डायरेक्ट न्यूज़पेपर की जो वेबसाइट है, द हिंदू की हो गई या इंडियन एक्सप्रेस की हो गई, हम वहाँ से भी उठा कर लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल जैसे हमने इनकॉइस वाली न्यूज़ कवर किया था, वो आज के न्यूज़पेपर में गई है, राइट। तो उस केस में अगर आप देखिए तो हम एक दिन एडवांस में वो चीज़ पढ़ रहे हैं। जो चीज़ दुनिया आज पढ़ेगी वो हमने ऑलरेडी कल ही कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपडेटेड रहना कि कब क्या हो रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि अरे न्यूज़पेपर में तो ये न्यूज़ दी ही नहीं है तो ये तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है, हम आपके लिए न्यूज़ न सिर्फ न्यूज़पेपर से बल्कि ऑनलाइन सोर्सेज से भी कलेक्ट करके ले आते हैं। कई बार हम PIB से लाते हैं, कई बार जो है गवर्नमेंट वेबसाइट से न्यूज़ लाते हैं, कई बार न्यूज़पेपर से लाते हैं, उनकी वेबसाइट से ले आते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपडेटेड रहना ज़रूरी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए आप लोगों को कि आपको सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर जो है या और भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जो भी न्यूज़ आपको मिलती है उनसे कहीं पहले जो है हम आपके लिए वो सारी न्यूज़ लेकर आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आज के न्यूज़पेपर में आई हैं, अब वो कवर होगी आपके कल के या मे बी आज के एडिटोरियल में या न्यूज़पेपर में, और ये चीज़ ऑलरेडी हम एक दिन पहले कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज़, जो कि ज़्यादातर न्यूज़ मैं आपको बता दूं आज की साइंस से रिलेटेड मैं आपके लिए लाई हूँ। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक हर बच्चे का जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, कि मैम साइंस कैसे हमें कवर करना है। तो देखिए, साइंस एंड टेक कवर करने के लिए जो करंट अफेयर्स का मटेरियल है उसके साथ अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हमारी पहली न्यूज़ जो है दैट इज अबाउट फ्यूजन एनर्जी। साइंटिस्ट ने नया रिकॉर्ड सेट किया है फ्यूजन एनर्जी के मामले में, और ये साइंटिस्ट हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के, जिन्होंने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है रिगार्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को कह लीजिए या ऐसा कह लीजिए कि वो एनर्जी
जो कि ऐसी एनर्जी जो कि सन की तरह जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती हो, उस प्रकार की एक एनर्जी को इमिटेट किया गया है हमारे साइंटिस्ट द्वारा। ठीक है, जो ये रिकॉर्ड है या साइंटिफिक डेटा है, ये बहुत क्रूशियल एक्सपेरिमेंट्स हैं और एक बहुत मेजर बूस्ट है फॉर दी ITER। अब आप पूछोगे कि मैम ITER क्या है, राइट? तो चलिए समझते हैं इस न्यूज को, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा डिटेल में। ITER प्रोजेक्ट जो है ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि न सिर्फ एक मेगा प्रोजेक्ट है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट भी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबसे बड़ा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ठीक है, जो गोल है बेसिकली ITER का, वो है टू डिमॉन्स्ट्रेट द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन एनर्जी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी फ्यूजन एनर्जी है जिसको प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये यूज होगा फॉर पीसफुल यूजेस एंड नन फॉर द वॉर या वायलेंट यूजेस। ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और अगर प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बनता है तो देखिएगा पीसफुल वर्ड के साथ जरूर छेड़खानी होगी, वहां पर सिंपल आपका फ्यूजन एनर्जी पर ही रोक दिया जाएगा सेंटेंस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज प्रॉपरली डेडिकेटेड फॉर पीसफुल यूजेस। ठीक है, डिटेल्स की बात करें अगर इस प्रोजेक्ट की, तो दुनिया में 7 ऐसे देश हैं, मेंबर हैं इस प्रोजेक्ट को, जो कि फंड भी कर रहे हैं और रन भी कर रहे हैं। और वो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले हमारा यूरोपियन यूनियन, देन इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और US यानी यूनाइटेड स्टेट्स। ये हमारे कुछ देश मिलकर, 7 देश मिलकर इस प्रोजेक्ट को फंड और रन कर रहे हैं। जो EU है वो एज अ होस्ट पार्टी है ITER कॉम्प्लेक्स की, और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अकेले 45% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, with the other 6 parties contributing approximately 9% ईच। जो बचे हुए 6 देश हैं वो लगभग 9% कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ITER की बात करें, ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ITER है वो टोका में एक डोनट शेप जैसा अपैरेटस है एक, ठीक है, जिसका कॉम्प्लेक्स जो है स्टार्ट किया गया था 2013 में, और इसकी जो पूरी की पूरी बिल्डिंग कॉस्ट है वो है हमारी $14 बिलियन। ठीक है, और इसको कवर अप करने की बात की गई बाई जून 2015 का। आप देखो आज का जो हमारा ये न्यूज़पेपर है बेसिकली, यहाँ पर भी आपको ये डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है, तो जो ये मैंने हाईलाइट किया ना, ये देखो, एक तो ये कि ये मेगा प्रोजेक्ट है और कौन कौन से देश इसे कवर अप कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और दूसरा ये कि ये क्या चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, तो फर्दर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी को करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट डिटेलिंग्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे प्रीलिम्स लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में साइंस के क्वेश्चन बहुत इधर उधर से आते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये मतलब ये पूरा जो इनिशिएटिव है ये अपने आप में इतना यूनिक और इतना महत्वपूर्ण है कि उसके जैसा आज तक कोई और इनिशिएटिव अभी तक फिलहाल, ये इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट और वन ऑफ इट्स ओन काइंड प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसके डिटेलिंग में जाएंगे कि ये कैसे आखिर काम करता है, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज द वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि सिर्फ प्री नहीं बल्कि मेंस भी हमें कवर अप करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन प्लाज्मा होता है उसको हीट किया जाता है अप टू 150 मिलियन डिग्रीज के बराबर, जो कि लगभग सूर्य की जो हॉटनेस है उससे 10 टाइम्स ज्यादा हॉटर होगा टिल दी कोर ऑफ द सन। जो सन का कोर है उससे 10 गुना अधिक ज्यादा हॉट है ये 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है। और ये इसीलिए इसको किया जाता है सो दैट फ्यूजन रिएक्शन जो है वो वहां पर टेक प्लेस कर सके। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है एक डोनट शेप रिएक्टर में, जिसे कहा जाता है टोकामाक। क्या कहा जाता है? टोकामाक। ठीक है, और इसको जो है सराउंडेड बाय किया जाता है बाय जायंट मैग्नेट्स, बहुत बड़े बड़े जो मैग्नेट्स होते हैं जो कि कन्फाइन और सर्कुलेट करते हैं सुपर हीटेड आयोनाइज्ड प्लाज्मा को।
अवे फ्रॉम दी मेटल वॉल्स, यानी वो जो है कहीं ना कहीं उन चीजों को अलग कर रहे हैं, आयनाइज्ड प्लाज्मा को अलग कर रहे हैं फ्रॉम दी मेटल वॉल्स, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पर देखिए कि जो हमारा अपैरेटस है, पहली कंडीशन तो वो हो गई, और दूसरा हुआ जो हाइड्रोजन प्लाज्मा को हीट किया जा रहा है अप टू दी टेम्परेचर, ठीक है। जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं उनको कूल डाउन किया जाता है बाई -269 डिग्री सेल्सियस। वो इतना ज्यादा ठंडा होता है जितना कि इंटरस्टेलर स्पेस के नाम से एक मूवी आई थी, आई होप आप लोगों ने देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो कोई बात नहीं। इंटरस्टेलर स्पेस जो है उसके बराबर जो है वो वहां पर कूल डाउन किया जाता है। देखिए साइंटिस्ट जो है वो बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे टाइम से जो है प्रोसेस करने की, मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे के पूरे न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को, जो कि सूरज के अंदर, सन के अंदर होता है, ठीक है। और वो ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि इससे जो है दे कैन प्रोवाइड एन ऑलमोस्ट लिमिटलेस सोर्स ऑफ चीप, सेफ एंड क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। तो मेन मुद्दा इसका क्या हुआ? टू प्रोवाइड सोर्स ऑफ चीप, सेफ एंड क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। आप सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग फिजन रिएक्टर्स हैं उनके जैसा ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो स्प्लिट करते हैं प्लूटोनियम और यूरेनियम एटम्स को, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है कोई रिस्क नहीं है ऑफ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और फ्यूजन जो है वो भी, मतलब वो बहुत लंबे तक, इट डजंट प्रोड्यूस लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑल्सो, इसलिए इसको हम क्लीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये चीप भी हुआ, ये सेफ भी हुआ, और एज वेल एज ये क्लीन भी हुआ, राइट। चलिए समझते हैं कि न्यूक्लियर फिजन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। आप देखिए यहाँ पर डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको इन दोनों में जो पर्टिकुलर डिफरेंस है वो जरूर पता होना चाहिए। फ्यूजन का मतलब देखिए यहाँ पर ये है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सिंगल हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, फ्रॉम टू लाइटर न्यूक्लियाई। तो अगर ये दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं तो ये मिलकर के जो एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हालांकि जो फिजन होता है वो इसका अपोजिट होता है, वहां पर एक से जो है ये 2 में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं, जो न्यूक्लियस है जो कि फ्यूजन द्वारा बनाया जाएगा, अब ये जो दो न्यूक्लियाई से मिलकर एक फ्यूजन होगा और एक न्यूक्लियस जो बनेगा वो हैवियर होगा, वो भारी होगा, जो कि जो अलग अलग दो आपके न्यूक्लियाई हैं उनके कंपैरिजन में, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करेगा। फ्यूजन जो है वो देता है एज सच पावर लाइक द सन गिव्स, ठीक है। जो एटम्स ऑफ ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, ठीक है, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 या हाइड्रोजन 2 रिस्पेक्टिवली, इनको हम कह सकते हैं ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को, ये यूनाइट करते हैं अंडर अ पर्टिकुलर एक्सट्रीम प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। यानी दो कंडीशंस यहाँ पर दे दी गई, 2 कंडीशंस हो गई यहाँ पर। पहली हो गई हमारी टेम्परेचर की और दूसरी हो गई हमारी प्रेशर की, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस को आपको याद रखना है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस क्या होता है कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि जो फिजन से एनर्जी रिलीज होती है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में होती है। इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो इस पर जो है काम लगातार कर रहे हैं और वो न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, सो दैट दे कैन मेक अ फ्यूजन रिएक्टर जिससे कि चीप, सेफ और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। अब मुद्दा यहाँ पर उठता है कि भाई ये फ्यूजन फिजन से कैसे अलग है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी समझाया। इसी तरह अगर हम देखें तो फिजन को हम कह सकते हैं कि वो डिवीजन ऑफ वन एटम है इनटू 2, ठीक है, और फ्यूजन जो है वो दो एटम से मिलकर कॉम्बिनेशन है 2 ऑफ 2 न्यूक्लियाइज इनटू 1, 2 लाइटर एटम्स इनटू 1 लार्जर, ठीक है। जो आपका फिजन टेक प्लेस करता है, ठीक है, जो आपका ये डिवीजन होगा, फिजन से याद रखो डिवीजन, ये सिंपल तरीका है याद रखने का, और फ्यूजन से याद रखो कॉम्बिनेशन, या फिर जिसमें यू है वो यूनाइट करेगा, ठीक है, और जिसमें आई है वो डिवाइड करेगा।
ये 2 तरीके हैं आपको इसको याद करने के। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो देखना यही करेगा, वो न्यूक्लियर फिजन के आगे फ्यूजन की डेफिनेशन लिख देगा और फ्यूजन के आगे फिजन की डेफिनेशन लिख देगा, तो वहाँ आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आप इसको याद करने के लिए सिंपली ये याद रख सकते हो कि फ्यूजन में यू है यानी वो यूनाइट होगा और फिजन में आई है यानी वो डिवाइड होगा। सिंपल, ठीक है, ओके। न्यूक्लियर फिजन जो है वो जब होता है, इट टेक प्लेस जब एक लार्ज समवॉट अनस्टेबल आइसोटोप जो है उसे बॉम्बार्ड किया जाता है बाय हाई स्पीड पार्टिकल्स, यूजुअली न्यूट्रियॉन्स के साथ, ठीक है। तो ये मुद्दा। अब आपसे मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दूं। आपको मुझे डिफरेंसेस के पॉइंट देने, मैंने कुछ डिफरेंसेस आपको समझाया, कुछ आप भी कोशिश करेगा इसको समझने की और लिखने की। आपको मुझे 3 से 4 डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन, बुलेट पॉइंट्स में। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। बहुत सिंपल है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पूरे चांसेस है कि ये मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू एन्यूमरेट या राइट 3 to 4 बुलेट पॉइंट्स में डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन, ठीक है, हो जाएगा। प्लीज लिखिएगा, बहुत मैटर करता है ये क्वेश्चन, और देखना इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी आपके वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है वो है इंडिया की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर। देखिए, एक पुणे बेस्ड बायोफार्मा कंपनी है, ठीक है, जो कि ऐसा कह रहे हैं कि करंटली वो प्रोसेस कर रही है टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट mRNA कोविड-19 वैक्सीन। अब मुद्दा उठता है कि भाई ये mRNA वैक्सीन या mRNA है क्या। mRNA का मतलब है मैसेंजर RNA। ये जो है एक सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है टू वन ऑफ द DNA स्ट्रैंड्स ऑफ अ जीन। mRNA जो है वो RNA वर्जन है जीन का, जो कि लीव कर देता है सेल न्यूक्लियस एंड मूव्स टू साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन्स आर बीइंग मेड अप। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है उस टाइम पे एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं, वो मूव करता है आपके mRNA में और वो रीड भी करता है इट्स बेसिस, इट्स सीक्वेंसेस, एंड it also uses the genetic code to translate each 3 base triplet or codon और its corresponding amino acid को, ठीक है। तो ये होता है हमारा RNA। आई होप RNA क्या होगा, अब हम समझते हैं कि RNA वैक्सीन क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसी वैक्सीन है जिनको बनाया जाता है बाय द यूजर्स ऑफ मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल्स, जो कि ये बताती हैं कि जो बॉडी सेल्स है, ठीक है, उनको कौन से प्रोटीन्स बिल्डअप करने हैं, ओके। जो mRNA है उसके केस में क्या होता है कि कोडेड, वो जो है वो कोड करता है टू टेल द सेल्स टू रिक्रिएट द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द कोरोना वायरस, जो कि SARS-CoV-2 के नाम से है, ठीक है। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं यही अपीयर करते हैं एज द स्पाइक्स ऑन द सरफेस ऑफ द कोरोना वायरस, जो कि इनिशिएट करता है अपने आप में प्रोसेस ऑफ इंफेक्शन। नाउ इट विल अलाउ द वायरस कि वो सेल्स को पेनिट्रेट करे और उसके ही जैसी अलग अलग और सेल्स रेप्लिकेट करके बनाना शुरू कर दे। कोरोना वायरस वैक्सीन जो कि mRNA बेस्ड होगी, वो जैसे ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाएगी वो इंस्ट्रक्ट करेगी बॉडी को टू क्रिएट कॉपीज ऑफ स्पाइक प्रोटीन। इन टर्न क्या होगा कि इससे एक्सपेक्टेड हो जाएगा टू प्रॉम्प्ट द इम्यून सेल्स टू क्रिएट एंटीबॉडीज टू फाइट इट। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हमेशा आपके ब्लड में रहेंगी और ये फाइट करेगी विद द रियल वायरस अगर इन केस बॉडी या ह्यूमन बॉडी जो है वो इन्फेक्ट होता है तो समझ रहे हैं आप, मतलब कि ये एक तरह से जो कोविड वायरस है उसके लिए बॉडी को पहले ही तैयार कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में स्पाइक प्रोटीन्स डेवलप हो रही हैं। अगर आपको समझना है कि ये mRNA वैक्सीन जो है ये वर्क कैसे करेगा, तो देखो, सबसे पहले जो कोरोना वायरस है इसको आप इस वाली इमेज को रेफर कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि वायरस कैसा है, mRNA वैक्सीन क्या है, वो क्या करती है, ठीक है, और कैसे काम करेगी, ठीक है। तो जो mRNA वैक्सीन है बेसिकली वो हमारे सेल्स को ये बताएगी पहले से ही कि कैसे आपको स्पाइक प्रोटीन को कॉपी करना है और उसके सेल्स बनाने हैं,
ठीक है। और इन केस जैसे ही सेल्स बन जाएंगे तो जैसे भी जब भी हमारी बॉडी जो है वो रियल वायरस के कांटेक्ट में आएगी वो रिकॉग्नाइज करेगी कि कैसे उसे फाइट करना है विद द एक्चुअल वायरस को, ठीक है। तो ये था हमारा mRNA वैक्सीन। थोड़ी सी और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि और कौन कौन सी टाइप ऑफ वैक्सीन्स होती हैं, व्हाट आर दी अदर टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल, ठीक है। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि और कौन कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल है। आरएनए के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे, क्योंकि कई बार जो न्यूज़ होती है उसके स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आरएनए क्या है? आरएनए इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि हमारे बायोलॉजिकल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपली इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कि मैसेंजर इंस्ट्रक्शंस ले जाते हैं डीएनए से, ठीक है, जो अपने आप को कंटेन करते हैं जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती है उनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें आरएनए रादर देन डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और टाइप ऑफ आरएनए जो है वो डिक्टेट भी करेगा फंक्शन को, जो कि मॉलिक्यूल्स होंगे विद इन द सेल्स उन्हें करने होंगे या परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। अब देखिए, असाइड फ्रॉम कोडिंग रीजन ऑफ मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए वैक्सीन की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, उनको ट्रांसलेट किया जाएगा प्रोटीन्स में, ठीक है, अदर सेल्यूलर आरएनए एलिमेंट्स में, और फिर उन्हें इन्वॉल्व किया जाएगा अलग अलग प्रोसेस में जैसे जो भी रिक्वायर्ड होंगे। तो ये थे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आरएनए जो कि हमें जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। हमारी नेक्स्ट न्यूज अगेन साइंस एंड टेक की ही है, स्पेस एक्स सैटेलाइट्स के बारे में है, ठीक है। अब देखिए, जो स्पेस एक्स जो है ये न्यूएस्ट फ्लीट ऑफ सैटेलाइट्स है जो कि टम्बलिंग आउट कर रहा है फ्रॉम द ऑर्बिट्स, जो आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय अ सोलर स्टॉर्म। तो यहाँ मुद्दा आता है कि भाई सोलर स्टॉर्म आखिर क्या है। सोलर स्टॉर्म या कोरोनल मास इजेक्शन इसे कहा जाता है, ठीक है। इसे एस्ट्रोनॉमर्स ये चीजें कहते हैं। ये एक इजेक्शन है ऑफ हाईली मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द सन, यानी सूरज से जो हाईली मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं सोलर स्टॉर्म, ठीक है। ये पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं सेवरल किलोमीटर्स पर आवर, और ये 13 घंटे से लेकर 5 दिन लेते हैं लगभग टू रीच दी अर्थ, ठीक है। जो इनका टोटल टाइम पीरियड है सन से इजेक्ट होने के बाद अर्थ तक पहुंचने का, वो 13 घंटे से लेकर 5 दिन के बीच का है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दीज पार्टिकल्स। लेकिन जो ये पार्टिकल्स हैं ये इंटरैक्ट करते हैं विथ आवर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स ऑन द सर्फेस एंड अफेक्ट मैन मेड स्ट्रक्चर्स। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा सोलर स्टॉर्म, ठीक है। ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं स्पेस एक्स सैटेलाइट्स को? तो देखिए, इशू ये आ रहा है कि जैसे जैसे ड्रैग क्रिएट हो रहा है इन सोलर स्टॉर्म्स द्वारा ज्यादा तो उस पर, ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो सोलर स्टॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, जो ड्रैग्स, वो जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है इन दी अपर रीचेस ऑफ द अर्थ इज एटमॉस्फेयर, वैसे वैसे इश्यूज आते जा रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉर्म्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर को वार्म करते हैं, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी को कई बार लो भी कर देते हैं और कई बार लो डिप्लॉयमेंट एल्टीट्यूड्स को बढ़ा भी देते हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। इनफैक्ट जब हम जीपीएस की बात करते हैं तो जो एस्केलेशन स्पीड है, जो सीवियरिटी है ऑफ द स्टॉर्म की, वो एटमॉस्फेरिक ड्रैग लाती है, उसको बढ़ाती है, और बढ़ाते बढ़ाते लगभग 50% और हाइयर जो है उसकी स्पीड को कर देती है, जो कि पहले के प्रीवियस लॉन्चेस के अपेक्षा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सोलर स्टॉर्म्स की अगर हम बात करें, इसके इतिहास में जाएं तो पहला सोलर स्टॉर्म रिकॉर्ड हुआ था हमारा 1859 में लगभग, और वो अर्थ पर पहुंचा था अगले 17 घंटों में। उसने टेलीग्राफ नेटवर्क को अफेक्ट किया था, उसने बहुत सारे ऑपरेटर्स को भी अफेक्ट किया था, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक शॉक्स को भी जो है ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक्स को भी लाया था, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक्स एक्सपीरियंस किए गए थे, ओके। सोलर स्टॉर्म जो है वो अकर हुआ था 1921 में, फिर, ठीक है, कहाँ पर? न्यूयॉर्क टेलीग्राफ और रेल रोड सिस्टम्स को अफेक्ट करते हुए, और फिर इसके बाद एक स्मॉल स्केल स्टॉर्म अगेन कोलैप्स किया था पावर ग्रिड का इन दी क्यूबेक कनाडा इन 1989। तो बहुत सारी हिस्ट्री है। 2013 में भी रिपोर्ट आई
कि इफ अगर इन केस जो है सोलर स्टॉर्म सिमिलर टू 1859 वाला आया यूएस में, तो अबाउट 20 से 40 मिलियन लोग बिना पावर के हो जाएंगे फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years, और टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी हो जाएगी लगभग 0.6 to 2.6 ट्रिलियन के आसपास। देखिए ये न्यूज सोलर स्टॉर्म वाली भी आपको शायद न्यूज़पेपर में कल मिले, आज तो नहीं दिखी मुझे कहीं, बट वेबसाइट पे दिख गई थी, तो वहां से हमारी टीम ने इसको उठा लिया था। ठीक है, चलिए अब ये आते हैं मुद्दे पे कि आखिर वो कौन कौन से कॉजेज हैं जो कि कंसर्न पैदा करते हैं इस केस में। तो पहला तो ये कि जो सन है हमारा दैट गोज थ्रू एन 11 ईयर साइकिल, ठीक है, और ये साइकिल होती है साइकिल्स ऑफ हाई एंड लो एक्टिविटी। उसके पास एक लॉन्गर 100 ईयर साइकिल भी होती है। अब पिछले 3 दशकों से 3 डिकेड से क्या हो रहा है कि जब जब इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बूमिंग हो रहा है तो पीरियड्स जो हैं वो हमेशा लो रह रही हैं। और दूसरी चीज, बहुत ही जल्द ईदर इन दिस साइकिल या फिर जो अगली साइकिल होगी, हम लोग धीरे धीरे पीक की तरफ जा रहे हैं ऑफ द 100 ईयर्स ऑफ साइकिल को लेकर के। इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाईली लाइकली है कि हम फिर से एक 1 मोर पावरफुल सोलर स्टॉर्म अपनी लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करें। इसीलिए ये पूरा जो है ये बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है। और ये न सिर्फ स्पेस क्राफ्ट को या स्पेस एक्स सैटेलाइट्स को जो है डैमेज करता है, बल्कि ये बहुत सारी चीज़ों को जो है डैमेज कर सकता है जो ये सोलर स्टॉर्म है। जैसा कि आपने अभी जाना कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहना पड़ सकता है, ठीक है, इंटरनेट वगैरह की स्पीड भी इससे जो है वो काउंटर हो सकती है। तो बहुत सारे इनके कॉजेज ऑफ कंसर्न हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है by the mission known as intensified mission इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मिशन पहले भी आया था, लेकिन अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च करने जा रही है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जिसे EMI 4.0 भी कहा जा सकता है। ठीक है, जो EMI 4.0 है उसके अंदर 3 राउंड्स होंगे जो कि कंडक्ट किए जाएंगे लगभग 416 यानी 416 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर 75 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई की गई हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर। वहां पर तो होगा ही होगा अक्रॉस 33 स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये जो स्कीम है, ये बहुत ज़्यादा तौर पर कंट्रीब्यूट करेगी टूवर्ड्स फिलिंग द गैप्स एंड मेकिंग लास्टिंग गेन्स टूवर्ड्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन जो है इसका मेन मुद्दा है, मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज पर भी ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर जो अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन या प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जो है फोकस करके उनको जो है वैक्सीनेट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष क्या था? तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो आया था उसका एम था टू इंक्रीज द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। ओके, पीएम द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया था इन दिसंबर 2014 में। ये कवर करता था उस टाइम पे पार्शली और अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन को इन पॉकेट्स ऑफ लो इम्यूनाइजेशन कवरेज, हाई रिस्क एंड हार्ड टू रीच एरियाज, और प्रोटेक्ट करता था उन्हें फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। पहले 2 फेजेस जो है इस मिशन के, उन्होंने रिजल्ट किया है लगभग 6.7% इंक्रीज इन फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इन अ ईयर। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एम तो यही था कि जितने भी बच्चे हैं स्पेशली अंडर 2 years और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं अगेंस्ट 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के रिगार्ड में जो है उन्हें इम्यून किया जाए। ठीक है, और जो डिजीज है उनको टारगेट किया जा रहा है वो है डिप्थेरिया। ठीक है, ये डिजीज आती हैं इसके अंदर, वूफिंग कफ, टेटनस, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी। तो ये मेन टारगेटेड डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, इम्यून किया जाएगा। 2016 में 4 नए एडिशंस इसमें ऐड कर दिए गए। वो था रूबेला, जापानीज एंसेफेलाइटिस, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन बाइवेलेंट और रोटा वायरस। 2017 में निमोनिया को इसमें ऐड किया गया टू द मिशन इन बाय इनकॉर्पोरेटिंग द न्यूमोकोकल कंजक्टिव वैक्सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा अंडर दिस यूनिवर्सलाइजेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट न्यूज हमारी है वो यूक्रेन के इशू से निकल कर आ रही है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ रही है यूएस और यूक्रेन और रशिया के बीच में, आपको सबको पता होगा ये
हमने अपने करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड किया है कि जैसे जैसे टेंशन बढ़ते जा रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, यूएस ने ये डिसाइड किया है कि रशिया को स्विफ्ट नामक सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाए। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, स्विफ्ट की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है फॉर बैंक्स वर्ल्ड वाइड टू फैसिलिटेट स्मूथ मनी ट्रांजेक्शंस ग्लोबली, यानी वर्ल्ड लेवल पर। ये जो है ये एक बेसिकली मैसेजिंग नेटवर्क है, ठीक है, जो कि बैंक्स यूज करती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड फॉर क्विक एंड faultless exchange of information pertaining to especially financial transactions। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और स्विफ्ट जो है वो कनेक्ट करता है लगभग मोर देन 11,000 बैंकिंग एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ओवर 200 देशों में। ठीक है, पहली बार इसका यूज किया गया था 1973 में, देन इसको लाइव किया गया 1977 में विद 518 इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 22 कंट्रीज। ठीक है, एक्चुअली में अगर समझना हो कि स्विफ्ट क्या है एग्जैक्टली, तो देखिए स्विफ्ट जो है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो कि मैसेजेस सेंड करता है और कोई भी सिक्योरिटीज या मनी होल्ड नहीं करता है। ये फैसिलिटेट करता है स्टैंडर्डाइज्ड और रिलायबल कम्युनिकेशन को, जो कि ट्रांजैक्शंस को इजीली कन्वे करती हैं, मूवेबल बनाती हैं। ये कैसे फैसिलिटेट करता है बैंकिंग को? तो देखिए जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं इसके प्लेटफॉर्म पर, उन्हें एक यूनिक 8 डिजिट का लगभग जो है स्विफ्ट कोड दिया जाता है या बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कि लेट्स से न्यूयॉर्क में रह रहा है विद अ सिटी बैंक अकाउंट, वो पैसे भेजना चाहता है टू समवन विद एन HSBC अकाउंट इन लंदन, यानी न्यूयॉर्क से लंदन मैसेज अगर पैसे भेजे जा रहे हैं, तो जो पेई है उसे सबमिट करना होगा उसके बैंक की डिटेल्स, जो कि लंदन बेस्ड बेनिफिशियरी अकाउंट है, उसके साथ साथ जो 8 डिजिट का स्विफ्ट कोड है ऑफ द लेटर्स बैंक उसमें। ठीक है, और सिटी बैंक जो है इसके बाद फिर एक स्विफ्ट मैसेज भेजेगी HSBC को, और जैसे ही वो मैसेज रिसीव और अप्रूव किया जाएगा, जो मनी है वो डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा इनटू द रिक्वायर्ड अकाउंट। बहुत इजी ट्रांसफरेबल चीज है, बट एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, व्हाट हैपेंस कि अगर किसी देश को स्विफ्ट से जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है, तो देखिए यूएस जैसा कि बात कर रहा है रशिया को एक्सक्लूड करने की, तो ये बहुत ऐसा कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा सीरियस रिपरकशंस भी हो सकते हैं कि कैसे रशियन बैंक्स इसको कैरी आउट करेंगे इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में। ठीक है, और अगर कोई देश जो है वो एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम मोस्ट पार्टिसिपेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटेटिंग प्लेटफॉर्म, उसकी जो फॉरेन फंडिंग है उस पर बहुत तगड़ा हिट होगा और वो उसको एंटायरली रिलायंट बना देगी ऑन देयर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो कि मतलब ये हो जाएगा कि पूरा का पूरा खेल जो है आपका इंटरनेशनल से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के हाथ में आ गया। ठीक है, और ये अपने आप में एक बहुत ये कह सकते हैं कि ट्रबल वाली जो सिचुएशन है वो हो जाएगी। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली सीक भी करते रहते हैं नई मार्केट्स को, नई टेरिटरीज को, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो अपने देश से बाहर कहीं इन्वेस्ट या ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम के रूप में अगर हम देखें तो कुंभसम हो जाएगा टू बिल्ड एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट विद एन ऑलरेडी एक्सपेंसिव सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर बताया गया है कि क्या हो सकता है अगर किसी देश को एक्सक्लूड कर सकते हैं, या ये कहें कि रशिया को आने वाले टाइम में क्या क्या देखना पड़ सकता है, क्या क्या चीजें हैंडल करनी पड़ सकती है। अब आपसे मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या कभी किसी देश को स्विफ्ट से एक्सक्लूड किया गया है अपार्ट फ्रॉम रशिया? ठीक है, अब इसका आंसर आप मुझे रशिया मत दीजिएगा, बस मैंने इसीलिए लिख दिया अपार्ट फ्रॉम रशिया, और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या किसी देश को इससे पहले एक्सक्लूड किया गया है। अगर हाँ, तो वो कौन सा देश है जिसे एक्सक्लूड किया गया है स्विफ्ट से, और उस पर क्या प्रभाव पड़े। प्रभाव नहीं भी बताना है तो कम से कम एटलीस्ट ये बताइए कि कौन से वो देश हैं। ठीक है, चलिए ये थे आज के क्वेश्चन और ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आई होगी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ फिर से, कहीं भी चूक मत छोड़िए, कुछ ही समय बचा है और प्लीज़ लग जाइए। ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हम चीज़ों को समझाएं। फिर भी अगर कोई कुछ गड़बड़ रह जा रही है, हमारे एंड से कुछ रह जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको पूरी की पूरी इनकॉर्पोरेट करने की। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.